नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात कोटा की, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की है। 5,000 की रिश्वत लेते जेईएन को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने ट्रैप किया है जेईएन को। आपको बता दें, यूआईटी में जेईएन हैं विमल माहेश्वरी, जो आज एसीबी के हत्थे चढ़े हैं रिश्वत लेते हुए। आपको बता दें, एनओसी लेने के एवज में 7,000 की रिश्वत की इन्होंने मांग की थी। तो कोटा में एसीबी ने कार्रवाई की है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं टीवी राजस्थान पर, जहां लगातार ये कार्रवाई चल रही है। पूछताछ का दौर जारी है और अब तक ये जानकारी मिल पाई है कि एनओसी लेने के एवज में 7,000 की रिश्वत इस जेईएन ने मांगी थी, जिसका नाम विमल माहेश्वरी है। कोटा से संवाददाता शाकिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई में पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया है और किस तरह से जाल बिछाकर जेईएन को ट्रैप किया गया? जी देखिए, ये हनुमान नगर जो कच्ची बस्ती है, वहाँ का एक परिवार है जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था मकान बनाने के लिए। लेकिन बैंक में जब एनओसी मांगी गई तो उसके बाद में जो जेईएन है विमल, उसने 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। और आज जो पूरा उनका जब सौदा 5,000 रुपए में उनका तय हुआ, तो एसीबी में शिकायत पहले से दर्ज थी और एसीबी लगातार इसको ट्रेस कर रही थी। तो आज रंगे हाथों एसीबी की टीम ने जो है यूआईटी कार्यालय के अंदर जाकर के जो है रिश्वतखोर जेईएन को धर दबोचा है। विमल माहेश्वरी इसका नाम है। और एसीबी की टीम के जैसे ही यूआईटी में दाखिल होने के बाद वहाँ लोगों का हुजूम हो गया और पूरे विभाग में हड़कंप सा मच गया। 5,000 की रिश्वत लेते इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब एसीबी की टीम जांच कर रही है। तमाम जो पहलू हैं जांच के, उस पर जांच कर रही है। साथ ही जो है इसके घर पे भी जो है तलाशी की जाएगी। जो इस तरह से कार्रवाई के बाद अक्सर जो है आरोपी के घर पर भी तलाशी की जाती है। और भी कितने पुराने मामले हैं, इस पर भी पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों इसको धर दबोचा है। कोटा एसीबी की नए साल में ये पहली कार्रवाई है। साल के चौथे दिन ही जो है एक रिश्वतखोर जेईएन जो है एसीबी के हत्थे चढ़ गया है। जी, एसीबी में जिस तरह से शाकिर आपने बताया, पहले ही शिकायत दर्ज थी। किसने ये शिकायत दर्ज करवाई थी और क्या इस जेईएन के खिलाफ इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं? एसीबी को क्या कुछ पता चल पाया? जी, अभी शुरुआती जो जानकारी सामने आई है उसमें पहले की कोई शिकायत का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो परिवार है, ये हाड़ा परिवार जो है गणेश नगर कच्ची बस्ती में रहता है, जिन्होंने शिकायत दी थी। और शिकायत को वैसे भी कई दिनों से जो है पुख्ता कर रही थी और इसको मोबाइल जो है वो ट्रेसिंग पर भी था। तो तमाम जब पूरी तरह से जांच की पुष्टि हो गई तो आज इन्होंने एसीबी ने रंगे हाथों 5,000 रुपए की रिश्वत देते दफ्तर के अंदर इसको धर दबोचा। चलिए, शुक्रिया शाकिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5,000 की रिश्वत लेते जेईएन को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ का दौर जारी है। उम्मीद है कुछ और खुलासे हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर बॉर्डर होमगार्ड का कमांडेंट ट्रैप हुआ है। एसीबी ने पीसी काशीराम को यहां पर ट्रैप किया है। होमगार्ड जवान भूपेंद्र से ये 10,000 की रिश्वत ले रहा था और ड्यूटी बांटने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी टीम ने कूनी गांव स्थित हेडक्वार्टर में ये कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से मिल रही है, जहां पर एसीबी ने पीसी काशीराम को ट्रैप किया है। बॉर्डर होमगार्ड का कमांडेंट ट्रैप हुआ है और लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है। तो संवाददाता रवि विश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, बॉर्डर होमगार्ड का कमांडेंट ट्रैप हुआ, क्या कुछ पूरा मामला और अब तक क्या कुछ खुलासे हो पाए? बिल्कुल पूजा, बीकानेर स्थित एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीगंगानगर के कोनी गांव में इस कमांडेंट को धर दबोचा है, जो अपने ही बॉर्डर होमगार्ड के एक जवान से ड्यूटी बांटने की एवज में तकरीबन 12,500 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। और उसके बाद में इसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आज एसीबी की श्रीगंगानगर टीम, एएसपी राजेंद्र ढिडारिया की टीम ने धर दबोचा है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कोनी में जो बॉर्डर होमगार्ड का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर ये कार्रवाई संपादित की गई है। एसीबी की टीम ने रंगे हाथ काशीराम को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से रिश्वत की राशि जो है वो भी बरामद हो चुकी है। काफी गोरख धंधा बॉर्डर होमगार्ड के दौरान होता है और इस वक्त जो बॉर्डर होमगार्ड के जो जवान होते हैं उनसे ड्यूटियां लगाने की एवज में, ड्यूटियां बांटने की एवज में उन्हीं के कमांडेंट जो है रिश्वत लेते हैं। इस तरह की लगातार शिकायतें एसीबी को मिल रही थी और एक बार फिर एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस जो प्लाटून कमांडर है बॉर्डर होमगार्ड का काशीराम, इसको धर दबोचा है। जी, और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? फिलहाल कार्रवाई में क्या कुछ सामने आ पाया है और क्या कुछ इन पर कार्रवाई की जाएगी? इस संदर्भ में कोई बातचीत हो पाई हो? एसीबी की टीम के अधिकारी मौके पर मौजूद हों?
बिल्कुल, एसीबी की एसपी ममता बिश्नोई से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो श्रीगंगानगर की एसीबी टीम है वो कोनी गांव में इस कार्रवाई को संपादित कर रही है। ट्रैप कर लिया गया है, गिरफ्तार काशीराम हो चुका है और बॉर्डर होमगार्ड के भूपेंद्र नामक एक जवान की शिकायत पर ये ट्रैप हुआ है। दरअसल ये जो खेल है ये बॉर्डर होमगार्ड की ड्यूटियां लगाने की एवज में चलता था और यहाँ पर एसीबी की टीम जो है वो काशीराम से पूछताछ कर रही है। ऐसे अन्य कई खुलासे भी हो सकते हैं जब बॉर्डर होमगार्ड की ड्यूटी लगाने की एवज में इस काशीराम ने अन्य लोगों से भी रिश्वत ली हो। फिलहाल जो है जांच जारी है। जी बिल्कुल, लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती रही है और आज एसीबी को कामयाबी हाथ लगी। होमगार्ड जवान भूपेंद्र से 10,000 की रिश्वत लेते हुए कमांडेंट को ट्रैप कर लिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सीएम राजे के बाड़मेर दौरे की बात करते हैं। आज आपको बता दें सीएम राजे बाड़मेर में हैं। शिलान्यास की तैयारियों का सीएम राजे जायजा लेंगे। पीएम मोदी रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें 14 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। खुद पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा और उनके आगमन को लेकर, उनके दौरे को लेकर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं उन्हें अमली जामा जल्द से जल्द पहनाया जा सके, इस तैयारी में जुटा हुआ प्रशासन नजर आ रहा है और तैयारियों को लेकर मंत्रियों ने भी डेरा बाड़मेर में डाला हुआ है। तो आपको बता दें रिफाइनरी शिलान्यास की तैयारियों का आज सीएम राजे की ओर से जायजा लिया जाएगा। पीएम मोदी रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। 14 जनवरी को रिफाइनरी का शिलान्यास समारोह रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे और रिफाइनरी का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से ही होगा। तैयारियों को लेकर मंत्रियों ने भी डेरा डाला हुआ है बाड़मेर में और दिशा निर्देश भी सीएम राजे की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। जैसलमेर के लाठी रेल मार्ग पर कड़ाके की ठंड के चलते रेल पटरी टूट गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रैकमैन ने देख लिया और वहां से गुजर रही जोधपुर पैसेंजर 14809 को रुकवा दिया गया था, जिसे एक बार बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर पहुंची रेलवे विभाग के अधिकारियों ने ट्रक को ठीक करवा और उसके बाद यातायात को सुचारू करवा दिया है। तो ये ट्रैक जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था, ट्रैक टूटा होने की शिकायत पर रेल विभाग मौके पर पहुंचा, अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद फिलहाल इस ट्रैक को ठीक करवा दिया गया है। जैसलमेर के एयरफोर्स परिसर के मुख्य गेट के पास संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक के मिलने से सनसनी फैल गई। ये शख्स काम कर रहे मजदूरों के बीच मिला और इसके बाद एयरफोर्स के सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस शुरुआती पूछताछ के बाद उसे संयुक्त जांच कमेटी को सौंपेगी। वहीं पर सुरक्षा एजेंसियां उससे आगे की पूछताछ शुरू करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एयरफोर्स परिसर के मुख्य गेट के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक मिला था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और ये शख्स काम कर रहे मजदूरों के बीच मिला था, जिसकी पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। इसके बाद एयरफोर्स के सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। जैसलमेर से संवाददाता सिकंदर शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। सिकंदर, फिलहाल क्या कुछ पूछताछ में सामने आ पाया है और सुरक्षा एजेंसियां अब उससे कब तक पूछताछ कर पाएंगी, क्या कुछ अपडेट? जी पूजा, ये जो पुरखाराम है पाकिस्तान का नागरिक है, पिछले 18 साल से भारत में हर साल वीजा बढ़ा के यहाँ पे रह रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात जो सामने आई है पूछताछ में वो कि इसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो इसने गंगानगर में बनवाया है और पाकिस्तानी नागरिक का आधार कार्ड कैसे बन गया, सबसे बड़ा सवाल है जो पूछताछ में है। इसके पास से एक पाकिस्तान का पासपोर्ट भी जिसके नाम का है वो बरामद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये मजदूरी करने के नाम पे एयरफोर्स में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब ये पकड़ा गया है तो पुलिस ने अभी इसको फिलहाल हिरासत में रखा है और बहुत जल्द जो संयुक्त जांच जो कमेटी है GIC उसको सौंपेगी। वहां पे जितनी जो सुरक्षा एजेंसियां है, जितनी जो खुफिया एजेंसियां है, वो सब वहां पर उससे संयुक्त जांच करेगी, उससे पूछताछ करेंगी कि वो यहाँ पर क्या लेने आया था और एयरपोर्ट में किस कारण से गुजरा था। जी बिल्कुल, पूछताछ के बाद जो मकसद है वो साफ हो पाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सिकंदर। बात अब बूंदी की, जहां पर विवादित रियासतकालीन मानधाता छतरी मामले को लेकर आज चौथे दिन भी बाजार बंद रहे। विधायक अशोक डोगरा और प्रशासन ने विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें व्यापारियों से समझाइश की कोशिश यहां पर की गई लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। मामले को लेकर विहिप ने 5 जनवरी से पहले अपनी मांगों के सुलझाए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई
तो वो और उग्र प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि विवाद को सुलझाने के लिए खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा पिछले 4 दिनों से समझाइश के प्रयास में जुटे हुए। हिंदी में वर्तमान परिस्थितियों में सभी लोगों से चर्चा हुई है, काफ़ी सकारात्मक स्थिति के परिणाम मिले हैं और मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से बूंदी जिले में एक अच्छा वातावरण बनेगा। और जिस प्रकार प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, जो अग्रिम संगठन है, दूसरा संगठन है, सबसे हमारी चर्चा हुई है, निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति में हम लोग काम करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। कह रहा हूँ निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई प्रशासन फेल नहीं हुआ है और पूरा जिम्मेदारी से काम होगा और बूंदी जिले के हित में काम होगा। मेरी प्रशासन से, सब जनप्रतिनिधियों से, सब लोगों से मेरी बात हो रही है और जो भी बूंदी जिले के लिए अच्छा काम होगा उसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक तरीके से काम कर रहा है, किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं आई है और फिर भी यदि किसी प्रकार की बात होगी तो हम जिम्मेदारी। बात अब अलवर की, जहां पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अलापुर गांव के 151 मतदाताओं के पोलिंग बूथ बदल दिए जाने से मतदाताओं में आक्रोश व्याप्त है। अब इन मतदाताओं को खेड़का बूथ से जोड़ दिया गया है। मतदाताओं को मतदान करने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इन ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में ही पोलिंग बूथ बनाए जाने की मांग की है। साथ ही मांग नहीं माने जाने से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। ये समस्या है हमारी, ये हमारे जो आलापुर में से यहाँ से काट कर हम खेड़ के क्यों लगाया? 4 किलोमीटर कौन वोट करने के लिए जाएगा? पहले यहीं डालते थे अलापुर में। हमारी ग्राम पंचायत सावड़ी है, ग्राम अलापुर है, रेवेन्यू विलेज, लेकिन हमको इस नई वोटर लिस्ट में बीएलओ के द्वारा किसके द्वारा जो त्रुटि हुई है, हमको ग्राम खेड़ का ग्राम पंचायत अकबरपुर लगा दिया, जो कि हमारे यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसमें कौन वोटर वोट डालने जाएगा? और हमारे जो पहले बूथ था वो हमारे यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे था। क्या समस्या ही समस्या, जहाँ वोट गिरे जहाँ वोट गिरेगा और किसी अंतर कहीं वोट गिरे नहीं जाएगा। हमारा 1.5 से 2 वोट तो कहीं नहीं जाएगा लापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 आज से देश भर में शुरू हो रहा है। आज से मार्च तक चलने वाले इस सर्वे में देश भर के शहरों की सफाई से लेकर स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर जोधपुर महापौर पूरी कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने जनता को अपनी इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि सर्वे में हम पिछड़े तो ये शहरवासियों के लिए दुखद होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 4 जनवरी से 10 मार्च के बीच में भारतवर्ष के लगभग 4000 शहरों में हो रहा है। जोधपुर शहर में सर्वेक्षण 1 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में होने वाला है। 3 सदस्यीय टीम केंद्र सरकार की ओर से आएगी। वो यहाँ नगर निगम कार्य प्रणाली, साथ ही सफाई व्यवस्था और पब्लिक फीडबैक, इन तीनों विषयों पर काम करेगी। जोधपुर वासियों से भी निवेदन करूँगा कि वो इसमें तो टीम का जो पब्लिक फीडबैक है या आपको जो फीडबैक पब्लिक का है, उस फीडबैक को अगर पॉजिटिव देंगे तो निश्चित रूप से हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, और अगर उस फीडबैक को नेगेटिव देते हैं तो इससे हमारी रैंकिंग और डाउन होगी। क्योंकि इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई देने वालों का परनामी के आवास पर तांता लगा हुआ है। वहीं पर परनामी के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक उमड़े हुए हैं। साथ ही कई बीजेपी नेता भी अशोक परनामी के आवास पर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आप सबका, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है, इसी प्रकार आपका मिलता रहेगा। कार्यकर्ताओं का, मेरे वेल विशर्स जो हैं, उनका प्यार और स्नेह मेरे प्रति है, जो हर वर्ष आज के दिन मेरे निवास पर आकर के मुझे आशीर्वाद दे करके जाते हैं। आज भी उनका भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो शेष जीवन बचा है वो इस राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहे। कांग्रेस विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आरपीएससी द्वारा भरतपुर धौलपुर के जाट युवाओं को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने गुड़गांव कैनाल के दूसरे फेज का कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि सीएम राज्य चंबल परियोजना के लिए भी अतिरिक्त बजट घोषित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास पूरे संसाधन उपलब्ध हैं और बजट भी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसमें ये चर्चा सबसे जरूरी थी
कि आरपीएससी ने हाईकोर्ट के बावजूद जो भरतपुर धौलपुर के जाट हैं उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं और उनको आज चयन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर मामला है। इसके अलावा भरतपुर की पानी की जो समस्या है, जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, और बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने जो किसानों की और हम लोगों की इतनी लंबी पुरानी मांग थी कि बुड़गांवा कैनाल का सेकंड फेज पूरा किया जाए, उसकी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगी। जो चयनित अभ्यर्थियों का मामला है, राजस्थान में भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी में आरक्षण दे दिया गया, लेकिन पूरे जिला परिषद जितने भी हैं उनमें तो पोस्टिंग दे दिया गया। आरपीएससी जानबूझकर पोस्टिंग अभी नहीं दे रही है। इसमें जो महाराजा साहब ने कहा है, सरकार अति शीघ्र आरपीएससी को स्पष्ट निर्देश दे और इनको नियुक्ति दी जाए। और अब बात सर्दी के सितम की। सीकर में कड़कड़ाती सर्दी का दौर शुरू हो गया है। जिले के फतेहपुर शेखावाटी में लगातार दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया। शेखावाटी के कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिनों से पारे के जमाव बिंदु के नीचे जाने से खेतों में बर्फ की चादर जम गई है। 3 दिन से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है फतेहपुर का, और आज थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल माइनस में 2.0 था, आज माइनस में 0. फसलों को तो टमाटर, बैंगन, इनकी फ्लावर्स में भी स्टेज है या उनको तो नुकसान है। रोगियों को, मेथी को, इनको फायदा है इससे। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से पारे में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीती रात तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारे की गिरावट से यहां मैदानी इलाकों में बर्फ जम गई है। पारे में गिरावट दर्ज होने के कारण स्थानीय लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है और ठंड के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है। माउंट आबू में घूमने आई है, पर ये ठंडा बहुत ज्यादा है। ये आइस फॉल हुआ है कल रात में, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। इधर अलवर के नीमराना क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बर्फबारी के चलते खेतों में सफेद चादर जम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी से किसानों की फसलों के नुकसान होने के आसार भी अब बढ़ गए हैं। वहीं बात करें भरतपुर की, तो यहां पर कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते सर्दी और बढ़ गई है, जिससे बचने के लिए लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। वहीं पर ठंड और कोहरे के साथ आसमान में छा रहे बादलों को देख किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और कोहरे के कारण ट्रेनों और रोडवेज बस भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। लगातार पारे में गिरावट से प्रदेशवासी गलन महसूस कर रहे हैं। अजमेर के हाल इससे जुदा नहीं है और यहां भी शीतलहर ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। अजमेर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे कम तापमान है। शीतलहर की चपेट में कैसे हैं अजमेर के हाल, जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। प्रदेश में जारी कड़ाके की ठंड की चपेट में धार्मिक नगरी अजमेर भी है, जहां पर पिछले 3 दिन में तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है और इस साल का सबसे न्यूनतम तापमान अजमेर का 6.5 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अजमेर में इस वक्त 7:30 बजे तक का वक्त हो चुका है और सूर्योदय का समय है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे से सूर्योदय की लालिमा नजर आ रही है, लेकिन कोहरे की आगोश में ये पूरा शहर डूबा हुआ है। आना सागर झील के जरिए हम देख सकते हैं कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो बेशक जल क्रीड़ा करने में अपने व्यस्त हैं, लेकिन जो शहर का आम नागरिक है इस भीषण शीत लहर की चपेट में अपने आप को असहाय और बेबस महसूस कर रहा है। सड़कों पर आवाजाही जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। जो सुबह सैर सपाटे के लिए लोग निकलते हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट है। आना सागर चौपाटी के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त अमूमन आम दिनों में काफ़ी भीड़ रह जाती है, खासतौर से मॉर्निंग वॉक करने वालों की। लेकिन जिस तरह से तापमान में एकाएक भारी गिरावट दर्ज हुई है उसके चलते अब सुबह के वक्त के मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पर लोग नहीं
नहीं पहुंच पा रहे हैं और खासी दिनचर्या शहरवासियों की इसके चलते प्रभावित हुई है। और जो शीत लहर का प्रकोप है इसकी चपेट में जो है वो भगवान भी नहीं बच पाए हैं, भगवान भी आए हैं इसकी चपेट में। और मंदिरों में भी भगवान की प्रतिमाओं को ऊनी वस्त्रों से महफूज रखा गया है ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ठंड नहीं लगे। और ये जो तापमान में लगातार गिरावट अजमेर में दर्ज हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में ये तापमान में गिरावट लगातार इसी तरह जारी रहेगी। और जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आता है, यानी मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी के बाद जो है सब सूर्य उत्तरायण की दिशा में आगे बढ़ेगा, तब तापमान में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तब तक यानी कि अगले करीब 10 से 12 दिन तक इसी तरह से भीषण शीतलहर की चपेट में अजमेर वासियों को अपनी दिनचर्याओं को बेहद संतुलित बनाकर आगे बढ़ना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, ईटीवी न्यूज अजमेर। इधर राजधानी जयपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी का असर भी बढ़ गया है। तापमान में गिरावट के साथ पारा 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। सुबह के वक्त कोहरे के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ इलाकों में सर्दी के चलते कारों की छतों पर भी बर्फ जमी हुई नजर आई। और वहीं राजधानी में सर्दी का जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवर भूपेंद्र बिश्नोई। नए साल की शुरुआत के साथ ही राजधानी में अचानक सर्दी का कहर जो है देखने को मिल रहा है। और सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह कारों की छतों पर जो है बर्फ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। मेरे साथ सुरेंद्र जी है। सुरेंद्र जी, कब से आप इस तरह देख रहे हैं और अब जो सर्दी का असर है जो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्या कहेंगे? पिछले 3-4 दिन से गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड का एहसास बहुत बढ़िया लग रहा है। और जिस तरह से पर्यटक पूरे देश विदेश से आ रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम खुद यहाँ जयपुर में होके आज शिमला, कुल्लू, मनाली का नज़ारा ले रहे हैं और बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। कारों पे सुबह 1-1.5-2 घंटे तक बर्फ़ जमी रहती है। ये पूरे इलाके में विद्याधर नगर जयपुर के आप देख सकते हैं। पूरे स्टेडियम की चारों जितनी भी कारें हैं उनके वो बर्फ़ का नज़ारा देखते ही हमको कुल्लू मनाली और एक ठंड का एहसास होता है और बहुत आनंद ये महसूस हो रहा है कि ठंड ऐसी भी यहाँ पड़ रही है। अचानक सर्दी जो है बढ़ चुकी है और उसके बाद इस तरह जो है बर्फ जो देखने को मिल रही है, ये राजधानी का हाल है। और अभी भी मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि सर्दी और बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, पारा गिरेगा। और कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन छोटे बच्चों और जो सुबह जो जल्दी काम पे निकलते हैं उनके लिए जो है सर्दी का कहर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, ईटीवी न्यूज़ जयपुर। बात करें कोटा की तो यहां पर भी ठंड का प्रकोप जारी है। देर रात तक तापमानी पारा तेजी से लुढ़कने के बाद गलन से लोगों को अलसुबह तक परेशान किए रखा। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया और ठंड के साथ तेज कोहरे ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। और कोटा में सर्द मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता भंवर एसचारण ने। विद्यार्थियों के लिए परेशानी और मुश्किल के दिन होते हैं, खासकर दिसंबर जनवरी के महीने जब सर्दी अपने पूरे शबाब पर होती है। कोटा में आज भी रात का पारा 10 डिग्री से नीचे तक चला गया था और इस वक्त भी जब पो फटने का समय हो चुका है, इस वक्त भी सर्दी का सितम जारी है, शीतलहर का सितम जारी है। सड़क का एक लॉन्ग शॉट आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे लगभग कर्फ्यू के हालात हैं और लोग जो हैं वो सर्दी के मारे परेशान है। चौतरफा कोहरा भी है, हालांकि दिन ढलने के साथ कोहरे का असर कम हो रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। कैसी आज सर्दी? सर्दी काफ़ी ज़्यादा है आज। कोहरा जरूर थोड़ा बहुत ठीक कल जैसे ही है, बाकी ठंड तो आज काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए फिर भी हिम्मत कर लिया आपने मॉर्निंग वॉक? हाँ, मॉर्निंग वॉक तो वो आदत में, इसलिए डेली के हिसाब से घूमने निकल गए। तो कुछ हिम्मत और हौसले वाले जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वही केवल सड़क पे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग शॉट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कोहरे का असर अभी तक भी है। हालांकि जैसे जैसे पो फटने का समय हो रहा है कोहरा कम हो रहा है, लेकिन कोहरा अभी भी मौजूद है। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से ज़्यादा कोहरा होने और तापमापी का पारा और ज़्यादा नीचे गिरने की और शीतलहर का प्रकोप और ज़्यादा प्रचंड होने की खबरें हैं। लॉन्ग शॉट अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो तकरीबन 400-500 मीटर आगे अभी भी कोहरा है और लोगों को जो है सड़क पर चलने के लिए अपने वाहनों की हेडलाइट तक जलानी पड़ रही है। लेकिन दिन जैसे जैसे ढल रहा है, पो फटने का समय करीब आ रहा है, उसके साथ ही मौसम साफ हो रहा है, कोहरा भी साफ हो रहा है। इस मौसम ने भले ही लोगों की दिक्कतें बढ़ा रखी हो, शीतलहर ने परेशान कर रखा हो, लेकिन अंचल की जो फसलें हैं उनके लिए इस मौसम को बेहतरीन माना जा रहा है। लोगों ने जो है सड़क के किनारे अलाव जला करके और इस सर्दी से राहत पाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से तापमापी का पारा लगातार लुढ़क रहा है, सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है और शीतलहर से हर कोई हल्का नजर आ रहा है। फिलहाल जो संकेत मौसम विभाग से मिल रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लोगों को इसी सर्दी का सामना करना होगा और इसी शीतलहर से दो चार होना पड़ेगा। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ भंवर एसचारण, ईटीवी न्यूज़, कोटा।
और अब बात कोहरे के कहर की, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घंटों लेट हुई है। हावड़ा जोधपुर 19 घंटे लेट हुई है, सियालदाह अजमेर 17 घंटे लेट हुई, कानपुर भिवानी जम्मू तवी अजमेर देरी से है। वहीं पर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर 24 घंटे से देरी से चल रही है। गोरखपुर हिसार गाड़ी 7.5 घंटे लेट है। तो बढ़ती हुई सर्दी और कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ रहा है और रेल यातायात इससे खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और परेशानी आम जनता को हो रही है। प्रदेश भर में शीतलहर का दौर जारी है। इस मौसम में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। ऐसे में हमें डूंगरपुर के विभिन्न जलाशयों में प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। इन पक्षियों की बढ़ रही तादाद को देखकर डूंगरपुर जिले को विश्व मानचित्र में जगह दिलाने के लिए जिला प्रशासन हर वर्ष बर्ड फेयर का आयोजन करता है। इस वर्ष 9 जनवरी को बर्ड फेयर का आयोजन किया गया है, जिनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा होगी। कहीं भी कोवा से लेके कोई भी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर सिरोही से, जहां पर विधवा महिला और बच्चे की हत्या के मामले में विरोध में जावाल कस्बा बंद है। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। कस्बे में सैकड़ों लोग जमा है और लोगों में वारदात को लेकर खासा गुस्सा देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर सिरोही से, जहां पर विधवा महिला और बच्चे की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला और विरोध के स्वर किस तरह से लोगों के उठ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जहां पर जावाल कस्बा बंद रखा गया है, गुस्साए लोगों ने आगजनी भी की और कस्बे में सैकड़ों लोगों ने जाम लगा दिया है। लोगों में वारदात को लेकर खासा गुस्सा देखा जा रहा है। वही तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और ये गुस्सा लोगों का इन तस्वीरों में दिख रहा है। हमारे साथ संवाददाता शरद टांक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। शरद, लोगों में गुस्सा है, लोग इतनी बड़ी संख्या में जमा हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात और कोई समझाइश के प्रयास अब तक किए गए हैं? जी बिल्कुल पूजा, सुरक्षा की बात करें तो सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता यहाँ तैनात कर रखा है। एसपी ओम प्रकाश, एडिशनल एसपी पन्नालाल मीणा, डीवाईएसपी भवर सिंह यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों से समझे रहे हैं। लोगों की मांग है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में सुनवाई की जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो सके और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ये भी कहना, आक्रोशित लोगों का, कि 2 अन्य आरोपियों को जो मुलजिम बनाया है, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी इसका कोई दूसरा है, उसको मुख्य आरोपी बना के इस मामले की जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। फिलहाल लोगों में इसका जबरदस्त आक्रोश है। एक स्थान की बाढ़ को भी जलाया, हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड के जरिए उस आग को बुझा दिया है। लोगों से समझाइश कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस चौकी, जो जावाल की पुलिस चौकी है, वहाँ एसपी आक्रोशित लोगों के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उससे वार्ता कर रहे हैं और वार्ता के बाद बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ये कोशिश कि स्थिति सामान्य बनी रहे, शांति मौके पर बनी रहे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कोटा की, जहां पर सातलखेड़ी कस्बे में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव को परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, वहीं पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर टोंक जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। इसकी वानगी बीती रात को फिर देखने को मिली, जहां डिग्गी क्षेत्र के सोड़ा गांव में बदमाशों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। बदमाशों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया था। मामले में 3 बदमाशों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बात अब भीलवाड़ा की, जहां पर कारोई क्षेत्र में ग्रामीणों की सजगता से चोरी की बड़ी वारदात होने से टल गई। ग्रामीणों ने चोरी का प्रयास करते एक चोर को गिरफ्तार कर जमकर पिटाई की। वहीं मौके से 2 चोर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और आपको बता दें कि इलाके में कुछ दिनों से चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है।
जयपुर की मोहनपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने टोल प्लाजा पर शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक से 436 पेटी शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों उदयपुर के रहने वाले हैं और एक शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। इधर कोटा में सर्दी का असर देखने के साथ ही नवजात बच्चों में निमोनिया वायरल का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु चिकित्सालय में आने वाले बच्चों में से 70% बच्चे निमोनिया वायरल से पीड़ित बताए जा रहे हैं। वहीं शहर के अन्य अस्पतालों से निमोनिया से पीड़ित बच्चों की भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सर्दी के मौसम में अक्सर बच्चों को इस रोग की शिकायतें मिलती है, इसलिए बच्चों को सर्दी से बचाव करना चाहिए। कि गर्मी और बरसात के मुकाबले में ये थोड़ा सा हेल्दी सीज़न रहता है, लेकिन इन दिनों जैसे ही मौसम चेंज हुआ है और सर्दी बढ़ी है, वायरल इन्फेक्शंस बच्चों के अंदर और ये वायरल निमोनिया ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनको कि आउटडोर में भी आ रहे हैं और कई बच्चों को हम भर्ती भी कर रहे हैं। तो इसके अंदर वायरल निमोनियाज, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, खांसी जुकाम वाले ये ज़्यादा हैं। एक हादसे के बाद वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी, लेकिन उसके अभेद निशानों के आगे अब कोई नहीं टिकता है। जब वो लक्ष्य साधती है तो सीधा निशाना स्वर्ण होता है। राजधानी की अवनी जगतपुरा शूटिंग रेंज से निकलकर देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। हादसे ने कदमों को रोका तो हौसलों ने दी नई उड़ान। हाथों में राइफल ले लगाने लगी निशाने। देश के लिए दागे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। कहते हैं कि यदि आपके हौसलों में जान है तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। इसे जयपुर की अवनी लेखरा ने सच कर दिखाया है। व्हील चेयर के सहारे एक के बाद एक सटीक निशाना लगाते हुए केरल में हुई 61वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। इतनी ही नहीं, अवनी ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा वर्ल्ड कप में रजत और पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल पर भी निशाना लगाया है। 10 मीटर एयर राइफल और .22 एयर राइफल में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, जिनमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। एक कैटेगरी में मेरी 5th पोजीशन रही, बाकी सब में फर्स्ट है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा मेडल मेरे पास है और वो गोल्ड मेडल्स हैं। हालांकि अवनी के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज व्हीलचेयर के सहारे लक्ष्य की ओर बढ़ रही अवनी की जिंदगी भी पहले सामान्य थी, लेकिन एक रोज हुए बड़े हादसे ने कदमों को रोक दिया। दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई और नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। परिवार वाले इलाज के लिए कई जगह भटके, लेकिन डॉक्टरों ने ट्रॉमेटिक पैरालाइजिया का इलाज असंभव कह घर भेज दिया। हालांकि अवनी ने हार नहीं मानी और शूटिंग को अपना जुनून बना लिया। फिर क्या था, एक बार जीत क्या मिली, मेडल का सिलसिला चल पड़ा। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही अवनी का अगला लक्ष्य 2018 की पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा एशियन गेम्स और 2020 के पैरा ओलंपिक गेम्स हैं, जिसके लिए अवनी के कोच चंदन सिंह पूरी तैयारियों में लगे हैं। मार्च में दुबई में वापस से वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड अभी हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ चेंजेस किए हैं हम टेक्निकली कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपनी शूटिंग में ताकि और ग्रो कर सकें। अवनी और उसके जज्बे को देख यही कहा जा सकता है कि जिंदगी में कोई भी दुर्घटना कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन जब हौसले मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य भेदना मुश्किल नहीं होता। महेश दाधीच, ETV न्यूज, जयपुर। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा में बुद्ध महिला की हत्या मामले में 6 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश बना हुआ है। आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मामले के खुलासे की मांग की है। जिसके किसी अज्ञात लोगों ने मृत्यु मार दी है,
और उसके अंदर घर के अंदर पूरी लूटपाट कर दी है। इतने दिन हो गए, 27 की घटना है और आज 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, फिर भी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। अलवर, दौसा और सवाईमाधोपुर जिले के युवाओं के लिए सेना ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में भर्ती का आयोजन किया, जिसमें सेना के 4 विभिन्न श्रेणी पदों के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती 5 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगी, जिसके लिए तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। 2018 कल से स्टार्ट हो गई है। 2 बजे सुबह से कैंडिडेट्स की एंट्री शुरू हो जाएगी स्टेडियम में और तकरीबन 4 बजे से जो है जो दौड़ स्टार्ट होगी बैचेस बन के। बार बार सख्त हिदायतों के बावजूद प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते योजना में तय किए गए लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम ग्रामीण आवास योजना में छलावा, अधिकारी कर्मचारी योजना को लगा रहे बट्टा, गरीबों को कब मिलेगा आशियाना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने में मंत्री राजेंद्र राठौड़ का महकमा फिसड्डी साबित हो रहा है। हालात ये है कि योजना के तहत प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा आवासों की मंजूरी है, जबकि अभी तक महज 1,31,000 आवास ही बनकर तैयार हो पाए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि विभाग के अधिकारी कर्मचारी पीएम की महत्वाकांक्षी योजना पर क्यों बट्टा लगाने पर उतारू हैं? क्यों विभाग के नुमाइंदे गरीबों के सपनों को पूरा करने से पीछे हट रहे हैं, जबकि उसके उलट मंत्री राजेंद्र राठौड़ इस योजना की तारीफ करते नहीं थकते। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर काम बड़ा द्रुत गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य जो इस वित्तीय वर्ष के अंदर 4,31,000 मकान बनाने का है, उसको हम पूरा करेंगे। अब तक 1,31,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। मंत्री अपनी पीठ थपथपाने में बिजी हैं, तो वहीं विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी ने एक बार फिर से परिपत्र जारी कर सभी कलेक्टरों को योजना के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही योजना के लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। जो 16-17 की जो जिले थोड़ा पिछड़ गए हैं सेकेंड किस्त जारी करने में, उनको हम लगातार बोल रहे हैं। उनमें करीब 25,000 करीब सैंक्शन सेकेंड किस्त की जाना बाकी है, वो हमारा प्रयास लगातार जारी है। पहले जो किस्ती हमने 50,000 का ऊपर रखा था, उसमें बैंक का दूसरा अकाउंट नंबर खोलना पड़ा, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ। कैमरे के सामने मंत्री राठौड़ भले ही अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से आश्वस्त दिखते हों, लेकिन सूत्रों की माने तो मंत्री भी अधिकारियों से नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक गरीबों को आशियाना मिल पाता है। प्रेम मीना के साथ दिनेश शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। प्रदेश का बिजली महकमा उदय इम्पैक्ट दर्शा रहा है। महकमे के मंत्री की माने तो ऊर्जा विभाग मार्च के बीतने से पहले घाटे की सूरत से बाहर होगा। इसमें सबसे अहम योगदान उदय योजना का होगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। अरबों का घाटा अब करोड़ों तक पहुंचा। मार्च 2018 तक ऊर्जा विभाग को उम्मीद, घाटे से निकलकर दिखेगा लाभ का सूरज। प्रदेश का ऊर्जा महकमा घाटे से उबर रहा है। दावा है कि 1 अप्रैल 2018 से नया वित्त वर्ष ऊर्जा विभाग को घाटे के बजाय मुनाफे की ओर ले जाएगा, और इस मुनाफे का असर किस कदर उदय योजना में दिख रहा है, बता रहे हैं खुद ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह। तो उदय योजना में जब हमने MOU जो साइन किया था, उसके तहत मतलब डिस्कॉम में भी अपने रेगुलरली मतलब अपन मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है कि 2008 और जो लॉसेस, जो वार्षिक जो लॉस था हमारा, जो 2013 में हमको 15,645 करोड़ का था, उसको घटाकर हमने जो वार्षिक, जो लास्ट ईयर का जो वार्षिक जो घाटा है 1981 करोड़ पर हमने लेकर आए। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो इस साल का एनर्जी ऑडिटिंग जब होगी, इसमें मैं समझता हूँ डिस्कॉम नो प्रॉफिट नो लॉस पर आगे खड़ा रहेगा। उदय योजना के साथ मिली आर्थिक मजबूती के अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की सभी कंपनियों ने तय लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया था, जिसमें छीजत में कमी को प्रमुखता दी गई थी। प्रदेश भर में 12,000 फीडर्स, जिनमें छीजत प्रतिशत 40% से अधिक था, उसे अभियान चलाकर कम किया गया। वहीं शेष 3,000 को भी मार्च 2018 से पहले
छीजत में कमी के दायरे में लाया जाएगा। वहीं विभाग ने बकाया पेनल्टी और वीसीआर खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाकर अपनी वित्तीय सेहत दुरुस्त की है। अगर चुनावी साल के बावजूद ऊर्जा विभाग के यही तेवर रहे तो बिजली कंपनियों का घाटा बीते कल की बात होगी। अंकित तिवारी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। इधर श्रीगंगानगर के गंग नहर में उपजने वाले गाजर की पूछ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी है, लेकिन अब मंडी के अभाव में किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के गंग नहर में पैदा होने वाली इन गाजरों की लालिमा जितनी तेज है, मिठास भी उतनी ही ज्यादा है। इसकी इसी खूबी ने गंग नहर की एक अलग पहचान बना दी है। यहाँ से हर दिन करीब 40 से 50 ट्रक गाजर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में भेजी जाती है। लेकिन जिले के किसानों को दुख है तो सिर्फ इस बात का कि गंग नहर को पहचान दिलाने के बावजूद गाजर के लिए मंडी अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी नेता सुरेंद्र भांभू का कहना है कि स्वीकृति 3 साल पहले ही मिल चुकी है, बस सरकार की ओर से हरी झंडी देने की देरी है। बढ़िया है कि अपना 40-50 किलोमीटर का एरिया में नहीं गाजर बहुत सोनी है। गाजर में स्वाद भी अठे को ज्यादा है और गाजर बाहरों यहाँ हुआ कई जगह कश्मीर का नहीं हुआ है और भाई इतनी मीठी को नहीं है गाजर। गाजर अपने गंगानगर की मशहूर है, साधुवाड़ी की। सारी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। पूर्व सरपंच ने 3 वर्ष पहले 7 बीघा जमीन निःशुल्क दी थी। उसके लिए निदेशालय जयपुर से कृषि निदेशालय वहाँ से आदेश आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान पंचायत उसकी अवहेलना कर रही है। 7 बीघा जमीन का पंजीकरण और हस्तांतरण पिछले 1 साल से अटका हुआ है। इस साल गाजर मंडी भी मंजूर हुई थी, सरकार ने मंजूर की थी, पर किन्हीं कारणों से, कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, वो काम पेंडिंग पड़ा है। और सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई को करवाएं और गाजर मंडी यहाँ शुरू करवाएं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि गंग नहर के पास की एलएनपी नहर की खाली जगह को सरकार गाजर मंडी के लिए आवंटित कर दे तो बेहतर होगा, न कि 5 किलोमीटर दूर की चिन्हित जगह पर मंडी बनाई जाए। गाजर मंडी की मांग हम कर रहे थे और सरकार ने जो घोषणा भी की है गाजर मंडी की, तो हम चाहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी एलएनपी नहर साधुवाली से लेके जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है कालूवाला तक खाली पड़ी है, जगह काफ़ी है, तो इसमें गाजर मंडी स्थापित कर दिया और ये जगह जो है गाजर मंडी के लिए आवंटित कर दी जाए तो किसानों को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि वर्तमान में जो है हमारी फीडर के ऊपर नहर की धुलाई हो रही है, तो वहाँ काफ़ी समस्याएँ किसानों को भी आ रही है। बहरहाल साधुवाली के किसानों के लिए लाल गाजर की खेती ने अच्छी आमदनी के साथ ही अलग पहचान भी दे दी है। बस किसानों को इंतजार है तो गाजर की मंडी का। राकेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, श्रीगंगानगर। और अब बड़ी खबर मिल रही है अजमेर से, जहां पर रिहायशी इलाके में एक पैंथर दिखाई दिया है। मेदा का बाड़िया गांव में ये पैंथर दिखा है। ग्रामीणों के डर से नाले में पैंथर जा छिपा, वहीं पर ग्रामीणों ने नाले के दोनों तरफ पत्थर लगा दिए हैं। एसडीएम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रिहायशी इलाके में पैंथर दिखाई दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अजमेर में ये रिहायशी इलाके में पैंथर घुसा है और वहीं पर आपको बता दें ग्रामीणों के डर से ये पैंथर एक नाले में जा छुपा है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग, जो अपने आप में हजारों साल पुरानी विरासत को समेटे हुए है और यही वजह है कि इस दुर्ग को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। ये लोगों का उमड़ा हुजूम, मेले सा माहौल, ये नजारा है ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, जहां इन दिनों देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसमें अपन वो उसका मीराबाई का महल, वो टेम्पल देखा, पद्मावती का महल देखा, जौहर देखा, स्तंभ देखा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे इतने सारे सीताफल के पेड़ देखे तो बढ़िया लगा, मैं इसलिए 2 बार आई। फोर्ट के लिए सब अच्छे लगे, रानी के महल वगैरह और सीताफल के पेड़ देखे, साड़ियाँ देखी यहाँ की।
बहुत अच्छी लगी। यहाँ का किला बहुत अच्छा लगा और काफ़ी बड़ा एरिया है। पहली बार मैंने इतना कोई बड़ा फोर्ट देखा है राजस्थान में। इस बार चित्तौड़ दुर्ग पर हर बार से ज्यादा पर्यटक आए हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों को अच्छा बिजनेस मिल रहा है। दुर्ग के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं, ठेले वाले, चाय वाले, घोड़े वाले, ऊँट वाले, फोटोग्राफर, ये जितने भी जो बिजनेस है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जो खरीद रहे हैं पर्यटक, उनसे उनको काफ़ी आमदनी हो रही है और वो सब प्रसन्न है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। चित्तौड़ में भी पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पर्यटक आए हैं, संभवतः दुगने पर्यटक आए हैं और इसी के चलते पिछले दिनों चित्तौड़ की सारी होटलें और धर्मशालाएं पूरी तरह से पैक रही हैं। हालांकि इस दौरान सैकड़ों वाहनों की आवाजाही के कारण कई बार जाम की स्थिति भी बनती है, लेकिन पर्यटकों का ये रैला पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा संकेत है। पीयूष मुंदड़ा, ETV न्यूज, चित्तौड़गढ़।